हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर, जहां पर आपको मिलती है एनसीईआरटी की हर एक लाइन की डिटेल एक्सप्लेनेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। जी हाँ, अगर आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं, या आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं जो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। जी हाँ, मैं हूँ सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 15, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी एंड डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके अलावा आज हम यहाँ पे जो है चैप्टर 20 को भी क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर शुरू करने से पहले मेक श्योर कीजिए कि आपके पास आपकी एनसीईआरटी हो, पेन हो, कॉपी हो, ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर सके, मार्क कर सके। सेकंड, अगर आपको वीडियो स्लो लग रही होगी तो आप इसको 1.2 पर एक्स स्पीड में इंक्रीज करके देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चलो। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। तो देखो, यहाँ पे जो भी कार्डियक एक्टिविटी है, हार्ट का जो पंपिंग है, इसको कौन रेगुलेट करता है? ये यहाँ पे आपका बॉडी में तीन तरीके से रेगुलेट होता है। एक तो है इंट्रिंसिक रेगुलेशन, जिसको हम मायोजेनिक कंट्रोल बोल रहे हैं। सेकेंड है यहाँ पे न्यूरल रेगुलेशन, और थर्ड है यहाँ पे आपका हार्मोनल रेगुलेशन। ओके, सो normal activities of the heart rate are regulated intrinsically, that is auto-regulated by specialized muscle nodal tissue, hence the heart is called myogenic। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंट्रिंसिक रेगुलेशन के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज मायोजेनिक कंट्रोल। ठीक है, तो मायोजेनिक कंट्रोल में क्या होता है? हार्ट बीट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हार्ट मसल्स इटसेल्फ, दैट इज ऑटो एक्साइटेबल या फिर ऑटो रेगुलेटेड। तो यहाँ पे जो भी आपका हार्ट है, ठीक है, तो इसको जो है एक्साइट करने के लिए, इम्पल्स जनरेट करने के लिए, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए आपका जो है यहाँ पे किसी नर्वस सिस्टम का या फिर एक्सटर्नल स्टिमुलाई की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है। ये खुद ही क्या हो जाता है? ऑटो एक्साइटेबल होता है, खुद ही अपने आप को रेगुलेट करता है। ओके, अब देखो ये कैसे होता है। हार्ट में हमने यहाँ पे जो है स्पेशल कार्डियक मसल पढ़ा था, जिसका नाम हमने दिया था क्या? नोडल टिश्यू। ठीक है, एक हमारा यहाँ पे एसएएन होता है और यहाँ पे आपका जो है एवीएन होता है। ये चीज हमने पढ़ी थी, जो कि ये दोनों कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये चीज हमने देखी थी। अब देखो, ये जो नोडल टिश्यू है, इसमें ये जो एसएन मैं बोल रही हूँ, एसए नोड जो है, जिसका नाम क्या है यहाँ पे? साइनोविट्रियल नोड, जिसको हम पेस मेकर ऑफ हार्ट भी कहते हैं। ये क्या करता है? हार्ट बीट को इनिशिएट करता है। हार्ट बीट को इनिशिएट करने का मतलब, ये जो एसए नोड है, यही क्या करता है? हार्ट में एक्शन पोटेंशियल जनरेट करके जो भी एट्रिया एंड वेंट्रिकल है, उसको कॉन्ट्रैक्ट एंड सिस्टोल करने में क्या करता है? हेल्प करता है। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, तो हेल्प द हार्ट कैन फंक्शन इवन विदाउट नर्वस इनपुट। तो हार्ट जो है यहाँ पे बिना नर्वस इनपुट के भी क्या कर सकता है? क्या करता है? वहां पे फंक्शन कर सकता है। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, तो ये क्या हो गया आपका? रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, इंट्रिंसिक रेगुलेशन, जिसको हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? मायोजेनिक कंट्रोल। तो मायोजेनिक का मतलब यहाँ पे सिंपली आपको क्या समझना है? यहाँ पे ये जो हार्ट है, ये ऑटो एक्साइटेबल है, ऑटो रेगुलेटेड है। इसको जो है एक्सटर्नल स्टिमुलाई की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे न्यूरल रेगुलेशन 3। A special neural sensor in the medulla oblongata can moderate the cardiac function through autonomic nervous system, ANS। ओके, तो यहाँ पे जो न्यूरल रेगुलेशन है, उसमें हमको आपको क्या देखने को मिलेगा? आपका जो ब्रेन पार्ट है, तो इस ब्रेन पार्ट में जो है क्या है? आपका मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है, तो जो मेडुला ऑब्लंगेटा रीजन है ब्रेन में, इसमें आपको कार्डियक रेगुलेटरी सेंटर देखने को मिलेगा। और ये जो कार्डियक रेगुलेटरी सेंटर है, ये जो कार्डियक फंक्शन है, उसको मॉडरेट कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, किसके थ्रू? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू, एएनएस के थ्रू। ठीक है, तो न्यूरल रेगुलेशन में हम जो है यहाँ पे नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें से एक है आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि स्पेशल न्यूरल सेंटर इन द मेडुला ऑब्लंगेटा। तो ये जो कार्डियक रेगुलेटरी सेंटर है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा? मेडुला ऑब्लंगेटा ऑफ ब्रेन में। ओके, और जो कि कार्डियक मसल फंक्शन को क्या करेगा? मॉडरेट करेगा, कंट्रोल करेगा थ्रू द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। नाउ neural signals to the sympathetic nervous system part of ANS can increase the rate of the heartbeat, the strength of the ventricle contraction and thereby the cardiac output। अब देखो, यहाँ पे जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, इसमें आपको
ये फिर से आपको जो है यहाँ पे दो तरीके से देखने को मिल रहे हैं। एक तो है क्या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और एक दूसरा यहाँ पे क्या होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसको वेगस नर्व भी हम यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये क्या करता है, ये इंक्रीज करता है किस चीज को, हार्ट रेट का मतलब क्या है कि पर मिनट आपका जो है हार्ट कितना ज्यादा बीट कर रहा है वहां पे, ठीक है। जैसे कि 70 to 75 टाइम्स पर मिनट जो है आपका हार्ट जो है बीट करता है या धड़कता है, इसी को हम हार्ट रेट कहते हैं। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है हार्ट रेट को क्या करता है, इंक्रीज कर रहा है। हार्ट रेट को इंक्रीज कर रहा है मतलब कि यहाँ पे जो फोर्स ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन है, जो कि यहाँ पे लिखा है स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन, मतलब कि जो वेंट्रिकल्स है वो क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, स्क्वीज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये भी क्या करता है, इसको इंक्रीज करता है। अब देखो यहाँ पे जो है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन अगर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। फोर्स ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे आपको, इंक्रीज हो रहा है, तो कार्डियक आउटपुट भी क्या होगा, इंक्रीज है। तो देखो जितना ब्लड जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो एक बार में क्या करते हैं, पंप करते हैं, विच इज अराउंड 70 ml, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे क्या बोल रहे थे, स्ट्रोक वॉल्यूम, या फिर इसी को और क्या बोला जाता है, बीट वॉल्यूम बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो बीट वॉल्यूम है, इसको अगर आप हार्ट रेट से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको क्या भी देखने को मिलता है, कार्डियक आउटपुट। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट रेट को इंक्रीज कर रहा है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन को इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो आपका जो है कार्डियक आउटपुट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहाँ तक बात समझ में आई। ओके, तो ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, ये कब एक्टिवेट होता है, इट इज एक्टिवेटेड ड्यूरिंग द स्ट्रेस, एक्सरसाइज और फियर। तो जब भी आप फियर फील करते हो या बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील करते हो या आपने जो है हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हो, तब जो है आपका ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, और ये क्या करता है, हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करता है। ओके, नाउ on the other hand, parasympathetic neural signals, another component of ANS, decreases the rate of heartbeat, speed of conduction of action potential and thereby the cardiac output. अब यहाँ पे जो दूसरे तरह का ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, विच इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसको वेगस नर्व भी बोला जा रहा है, तो ये क्या करता है, डिक्रीज करता है, किसको, हार्ट रेट को डिक्रीज करता है, स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, मतलब कि हार्ट में आपका जो है एसएएन से लेकर के पूरे वेंट्रिकल में जो भी एक्शन पोटेंशियल वहां पे ट्रेवल करता है, कंडक्ट होता है, उसको भी ये क्या करता है, डिक्रीज करता है। अब हार्ट रेट अगर आपका डिक्रीज हो रहा है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है, तो आपका कार्डियक आउटपुट भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये कब आपका जो है एक्टिव होगा, तो दिस इज डोमिनेंट ड्यूरिंग दी रेस्टिंग कंडीशन। तो जब आप रेस्ट मोड में रहते हो, रेस्ट पीरियड में रहते हो, किसी भी तरह का स्ट्रेस एक्सरसाइज आप नहीं कर रहे हो या फियर नहीं है, तब जो है आपका ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो क्या हो रहता है, डोमिनेंट रहता है, एक्टिव रहता है। यहाँ तक बात समझ में आई। ओके, तो आपको जो है ये सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक ये दोनों चीजें याद रखनी है कि कब जो है आपका हार्ट रेट जो है इंक्रीज हो रहा है, कब डिक्रीज हो रहा है, और ये जो नर्वस सिस्टम है वो कब कब एक्टिवेट होते हैं। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट द न्यूरल रेगुलेशन। अब हम यहाँ पे हार्मोनल रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स कैन ऑल्सो इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट। तो यहाँ पे जो एड्रिनल मेडुलरी है, अब एड्रिनल मेडुलरी है क्या है, इसको हम देखते हैं। देखो ये जो है चैप्टर 19 का फिगर है। ओके, फिगर 19.4 आपका जो है क्लास 11th एनसीईआरटी के चैप्टर 19 का। तो उसमें इस फिगर में जब आप देखोगे तो आपको यहाँ पे किडनी देखने को मिल रहा है, और किडनी के ऊपर में आपको जो है इस तरह से समोसे के आकार का आपको क्या देखने को मिल रहा है, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। तो जब आप इस एड्रिनल ग्लैंड का सेक्शन आप जब काटोगे तो आपको जो है यहाँ पे जो है इस तरह से देखने को मिलेगा। तो बीच का जो पार्ट है उसको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एड्रिनल मेडुला, और जो आउटर साइड का जो पार्ट है इसको क्या बोला जा रहा है, एड्रिनल कॉर्टेक्स। ओके, तो यहाँ पे ये जो एड्रिनल मेडुला है वो हार्मोन सिक्रीट करती है, और ये जो हार्मोन है, ये जो एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स है, ये कार्डियक आउटपुट को क्या करती है, इंक्रीज करते हैं। इसका मतलब ये यहाँ पे हार्ट रेट को भी इंक्रीज कर रही है, और जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन है आपका उसको भी यहाँ पे इसको क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो हार्मोनल रेगुलेशन में आपको क्या देखने को मिल रहा है, एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन। तो एक है आपका जो है एड्रिनलिन, जिसको हम इपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, और एक है आपका नॉर एड्रिनलिन, जिसको हम नॉर इपिनेफ्रिन भी कहते हैं, ठीक है। जब इसको हम कहाँ पे पढ़ेंगे डिटेल से, जब हम हार्मोन वाले चैप्टर में पहुंचेंगे तब। लेकिन अभी आपको यहाँ पे याद रखना है, आपको जो है एनसीईआरटी में छोटा सा बॉक्स बना करके लिखना है। यहाँ तक बात समझ में आई। ओके,
तो ये हार्मोन्स करती क्या है, ये जो है हार्ट रेट को इंक्रीज करती है, इंक्रीजेस द फोर्स ऑफ द कॉन्ट्रेक्शन, मतलब कि जो आपका जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन है, वेंट्रिकल्स का जो कॉन्ट्रेक्शन है उसको क्या करती है, इंक्रीज करती है, और हेंस लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा। रिलीज ड्यूरिंग द इमरजेंसी और स्टेट फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, तो जब आप जो है बहुत ज्यादा फियर में रहते हो, स्ट्रेस में रहते हो, जब आपका जो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स जो है एक्टिवेट होता है, तब ये जो हॉर्मोन्स है, ठीक है, वो क्या होती है, एक्टिवेट होती है, ठीक है। और ये जो एड्रीनलिन और नॉन एड्रीनलिन है, इसको फ्लाइट और फाइट हार्मोन भी बोला जाता है। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके। तो ये तो हो गई आपकी जो है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी की बातें, जो हमने 3 तरह से यहाँ पे डिस्कस किया। नाउ अब हम यहाँ पे आएंगे डिजीज पे। तो डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सबसे पहला डिसऑर्डर है यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हम हाइपरटेंशन भी नाम दे रहे हैं। हाइपरटेंशन इज द टर्म फॉर ब्लड प्रेशर दैट इज हायर देन नॉर्मल 120 over 80. In this measurement, 180 mmHg millimeters of mercury pressure is the systolic or pumping pressure and 80 mmHg is the diastolic or resting pressure. अब देखो, जो आपका नॉर्मल बीपी होता है, ब्लड प्रेशर होता है, वो आपका कितना होना चाहिए, 120/80, ठीक है। अब इस 120 में ये 120 क्या है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर इस तरह से, तो 120 mmHg, तो ये जो प्रेशर है, दिस इज दी सिस्टोलिक प्रेशर। क्या है सिस्टोलिक प्रेशर? सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक का मतलब क्या होता है यहाँ पे आपका, जो है कॉन्ट्रेक्शन, ठीक है, ड्यूरिंग दी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन। तो हमने यहाँ पे हार्ट में 4 चैम्बर हमने पढ़े थे, एट्रिया, एट्रिया, वेंट्रिकल एंड वेंट्रिकल। तो यहाँ पे जो 120 mmHg जो प्रेशर है, वो किसका प्रेशर यहाँ पे मेजर किया जा रहा है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन। जब ये वेंट्रिकल्स आपस में इस तरह से स्क्वीज किए जाते हैं, स्क्वीज किए जाते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सबका ये प्रेशर है, ठीक है। 80 mmHg क्या है, डायस्टोलिक प्रेशर ड्यूरिंग दी वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। जब ये वेंट्रिकल्स रिलैक्स मोड में जाते हैं, तो इसको जो है डायस्टोलिक प्रेशर बोला जाता है, और वो कितना होना चाहिए, 80 mmHg। ओके। तो ये जो प्रेशर है, ये अगर वो 120/80 है आपका जो प्रेशर है, तो दैट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर। लेकिन अगर आपका जो ब्लड प्रेशर है, या किसी भी पर्सन का जो ब्लड प्रेशर है, वो 120/80 से हमेशा क्या रहने लगे, ज्यादा रहने लगे, तो उसको जो है हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कंसिडर किया जाता है। ओके। इसीलिए यहाँ पे लिखा है हाइपरटेंशन इज अ कंडीशन इन विच ब्लड प्रेशर इज परसिस्टेंटली मतलब कि हमेशा के लिए, ठीक है, हायर देन नॉर्मल, नॉर्मल से आपका जो है ज्यादा ही रहता है। तो इफ रिपीटेड चेक्स ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल इज 140/90, ठीक है, 120 पहले नॉर्मल 120/80, ठीक है, तो ये इंक्रीज होकर ये कितना 140/90 इस तरह से, ठीक है, 140/90 और हायर, और इससे भी क्या ज्यादा, it shows hypertension. High blood pressure leads to the heart diseases and also affects the vital organs like brain and kidney. तो जो हाई ब्लड प्रेशर होता है, वो जो है आपको डिफरेंट डिफरेंट वेरियस काइंड ऑफ हार्ट डिजीज के तक लेकर के जाते हैं, और वहाँ पे आपका जो है ब्रेन है, किडनी है, जो भी आपके वाइटल ऑर्गन्स है, उसको भी बहुत ज्यादा अफेक्ट यहाँ पे करते हैं। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट द हाई ब्लड प्रेशर और हाइपर टेंशन। नाउ अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसको हम CAD कैट भी बोल रहे हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज ऑफन रिफर्ड टू एज दी एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, इसका दूसरा नाम क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस। ओके। अब इसमें होता क्या है, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी में, ठीक है। और ये जो कोरोनरी आर्टरी है, वो क्या है, वेसल्स दैट सप्लाई ब्लड टू दी हार्ट मसल। अब देखो, हमने यहाँ पे कोरोनरी ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि ये जो कोरोनरी ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, वो सिर्फ और सिर्फ ये जो हार्ट की मसल्स है, उन तक जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पहुंचाती है, और जो भी यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसको यहाँ से क्या करती है, लेकर के जाती है। तो वो कौन करता है, आपका जो है कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। तो आपका जो है कोरोनरी ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो है प्रेजेंट है इस चीज के लिए। तो यहाँ पे जो भी ब्लड वेसल जिसको हार्ट को जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड देने का काम कर रही है, तो उस वेसल में आपको जो है डिपोजिशन देखने को मिलेगा, किसका, कैल्शियम का, फैट का, कोलेस्ट्रॉल का, और बहुत सारे फाइब्रस टिश्यू का, ठीक है। तो ये जो है डिपोजिशन आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, कोरोनरी आर्टरी, वेसल दैट सप्लाई ब्लड टू दी हार्ट मसल। ओके। तो अगर यहाँ पे इस तरह से पाइप में अगर यहाँ पे कुछ जम जाए, तो इसका जो ल्यूमेन है, ठीक है, अंदर का जो यहाँ पे कैविटी है, वो बहुत ज्यादा नैरो हो जाएगी, छोटे हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फिर ब्लड का जो सर्कुलेशन है, वो बहुत क्या हो जाएगा,
डिफिकल्ट हो जाएगा वहां पे। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है affects the vessels that supply blood to the heart muscle. It is caused by the deposition of calcium, fat, cholesterol and fibrous tissue which makes the lumen of arteries narrower. यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, नाउ अब नेक्स्ट यहाँ पे आपका डिसीज है एंजिना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंजिना पेक्टोरिस। तो एंजिना को और क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? एंजिना पेक्टोरिस। A symptom of acute chest pain appears when no enough oxygen is reaching the heart muscles. तो आपको जो है यहाँ पे क्या होगा? एक्यूट मतलब बहुत ज्यादा आपको जो है चेस्ट पेन आपको फील होगा। क्यों? क्योंकि इनफ ऑक्सीजन जो है आपके हार्ट मसल्स तक नहीं पहुंच रहा है। अब अगर आपका जो है हार्ट मसल्स तक इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, ठीक है, तो वहां पे जो है जो भी रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है अपनी जो ये जो एक्टिविटी है इसके लिए वो एनर्जी कहाँ से लेकर के आएंगे? ठीक है, तो इसीलिए जब भी हार्ट मसल्स में आपका इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तो आपको जो है बहुत ज्यादा चेस्ट में पेन होता है, जिसको क्या बोला जा रहा है? एंजिना पेक्टोरिस। एंजिना कैन अकर इन men and women of any age, but it is more common among the middle aged and elderly. तो ये जो डिजीज है एंजिना जो डिजीज है वो मैन एंड वुमेन दोनों में किसी भी एज में हो सकती है, लेकिन कॉमनली ये कहाँ ये मोस्ट कॉमन कहाँ पे है? मिडिल एज एंड एल्डरली जो पर्सन है उनमें जो है मोस्ट कॉमन होता है। इट अकर्स ड्यू टू द कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो। और ये इसलिए होता है क्योंकि ये ब्लड फ्लो को क्या करता है? अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? एंजिना एंड एंजिना पेक्टोरिस। नाउ अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे हार्ट फेलियर के बारे में। तो देखो, heart failure means the state of heart when it's not pumping blood effectively enough to meet the needs of the body. तो हार्ट फेल हम कब बोलेंगे? तो ये क्या है? एक स्टेट ऑफ हार्ट है जिसमें हार्ट फेल टू पंप इनफ ब्लड टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी। तो बॉडी को जितना ब्लड यहाँ पे चाहिए, ठीक है, बॉडी को यहाँ पे आपको जितना ब्लड चाहिए उससे ये जो हार्ट है वो बहुत ही कम ब्लड सप्लाई कर पा रहा है, इनफ ब्लड नहीं दे पा रहा है। तो यहाँ पे इसलिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि हार्ट जो है फेल हो गया। ठीक है, हार्ट फेलियर, हार्ट इज फेल टू पंप इनफ ब्लड टू मीट द बॉडी नीड। It is sometimes called congestive heart failure because congestion of the lungs is one of the main symptoms of this disease. अब देखो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो हार्ट फेलियर है इसका मेन सिस्टम आपको क्या देखने को मिलेगा? कॉन्जेक्शन ऑफ द लंग्स, मतलब कि पल्मोनरी कॉन्जेशन। अब ये जो पल्मोनरी कॉन्जेशन है इसका मतलब क्या है? देखो, when the left side of the heart fails to pump blood बैकअप इन दी पल्मोनरी वेन्स। अब देखो, हमें पता है यहाँ पे, अभी हम यहाँ पे क्या समझेंगे? पल्मोनरी कॉन्जेशन को समझेंगे। तो यहाँ पे ये क्या है? हार्ट है आपका। ठीक है, ऊपर यहाँ पे आपका क्या रहता है? लंग्स रहता है, नीचे जो है आपकी जो है बॉडी टिश्यूज ये सारी चीजें रहती है। तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड ऑफ ब्लड है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ से ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हो करके ये कहाँ पे जाती है? लंग्स में जाती है, ये हमको पता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हार्ट है ये इनफ ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है? जो भी ब्लड है वो, तो एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है? ये जो हार्ट है ये जो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट है ये ब्लड को पंप करता है और ये ब्लड जो है लंग्स में जाता है। लंग्स से ये फिर से राइट एट्रियम में पल्मोनरी वेन के थ्रू आपका जो है एट्रिया एंड वेंट्रिकल में आता है, फिर यहाँ से जो है पूरे बॉडी पार्ट्स में यहाँ पे डिलीवर किया जाता है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? देखो, ये जो लेफ्ट साइड ऑफ जो हार्ट है ये फेल हो रहा है पंप करने में। ठीक है, तो ब्लड क्या करता है? बैकअप इन दी पल्मोनरी वेन्स। तो यहाँ पे जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं उसमें जो है ब्लड फिर से यहाँ पे आ जाती हैं। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या होता है? कैपिलरी प्रेशर बहुत ज्यादा होता है यहाँ पे, जहाँ पे लंग्स एंड ब्लड वेसल्स के बीच में गैसेस एक्सचेंज होता है उसके बीच में। ठीक है, तो कैपिलरी प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। अब कैपिलरी प्रेशर बहुत ज्यादा होता है कॉजिंग फ्लूइड लीकेज इनटू दी लंग्स। तो कैपिलरी यहाँ पे जो है कैपिलरी प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे जो लिक्विड है वो लंग्स में क्या कर जाती है? डिफ्यूज हो जाती है, यहाँ पे चली जाती है। ठीक है, तो लंग्स में आपका जो है यहाँ पे बहुत सारा फ्लूइड लीकेज जो है जमा हो जाता है, जिससे जो आपका लंग्स होता है वो बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाता है। ठीक है, हैवी लगने लगता है आपको। ओके, सो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी कॉन्जेशन। अब जब आप डॉक्टर के लिए जाएंगे कि भाई मेरे लंग्स में जो है मुझे ये प्रॉब्लम लग रहा है, तब फिर आपको ये जो मेन सिस्टम है ये डॉक्टर को बताएगा कि हाँ भाई इनका जो हार्ट फेलियर वाला कंडीशन है यहाँ पे। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, सो दैट इज द हार्ट फेलियर। तो ये जो स्टेट ऑफ हार्ट है वो क्या करता है? इनफ ब्लड पंप करने में फेल हो जाता है, एंड दैट इज और इसका मेन सिस्टम क्या है? कॉन्जेशन ऑफ द लंग्स। ओके, नाउ
Heart failure is not same as the cardiac arrest when the heart stops beating or heart attack when the heart muscle is suddenly damaged by an inadequate blood supply. तो यहाँ पे जो है हार्ट फेलियर एक डिजीज हमने पढ़ा, दूसरा डिजीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट का मतलब क्या है यहाँ पे कि हार्ट जो है स्टॉप बीटिंग। तो आपका ये जो हार्ट है जो 70 टू 75 पर मिनट जो है बीट करता है वो बीट करना ही स्टॉप कर देगा। ठीक है, तो जिसको क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे कार्डियक अरेस्ट। सेकेंड है यहाँ पे हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का मतलब यहाँ पे क्या है, हार्ट मसल इज सडनली डैमेज ड्यू टू द इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। तो यहाँ पे जो हार्ट है, तो ये जो यहाँ पे क्या है, कोरोनरी ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, कोरोनरी आर्टरी है, ये जो है आपको हार्ट को जो है इनफ ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रहा है। इनएडिक्वेट का मतलब होता है अपर्याप्त। ठीक है, इनफ ब्लड सप्लाई यहाँ पे नहीं हो रहा है, इसकी वजह से ये जो हार्ट मसल्स है वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। ठीक है, तो इसी को क्या बोला जाता है, हार्ट अटैक बोला जाता है। ओके, तो ये जो तीन तरह के आपको डिजीज हैं ये आपको पता होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। नाउ अब हम यहाँ पे समरी पढ़ेंगे। वर्टिब्रेट सर्कुलेट्स ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इन देयर बॉडी टू ट्रांसपोर्ट एसेंशियल सब्सटेंसेस टू द सेल्स एंड टू कैरी वेस्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर। तो यहाँ पे जो है आपको वर्टिब्रेट्स के बारे में बताया गया है कि वर्टिब्रेट जो है ब्लड जो कि एक फ्लूइड है जो कि कनेक्टिव टिश्यू होता है वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट किया जाता है ताकि एसेंशियल सब्सटेंसेस है वो सेल्स को मिल सके और जो भी वेस्ट सब्सटेंसेस है सेल से या फिर बॉडी ऑर्गन से उसको वहां से ला सके। ठीक है, अनदर फ्लूइड लिम्फ विच इज टिश्यू फ्लूइड इज ऑल्सो यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंस। तो यहाँ पे अनदर फ्लूइड का नाम क्या है, आपके बॉडी फ्लूइड का नाम क्या है, लिम्फ या फिर टिश्यू फ्लूइड, जो कि बहुत सारे सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ब्लड कंप्राइजेस ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, तो ब्लड में जो है आपको फ्लूइड मैट्रिक्स देखने को मिलेगा जो कि इवेंचुअली प्लाज्मा को ही बोला जाता है, एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। रेड ब्लड सेल्स जिसको हम इरिथ्रोसाइट भी कह रहे हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स विच इज डब्ल्यूबीसी और ल्यूकोसाइट भी बोला जाता है, एंड प्लेटलेट्स जिसका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स कंस्टिट्यूट द फॉर्म्ड एलिमेंट। तो ये जितने भी यहाँ पे आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स हैं सारे के सारे किस में आएंगे, आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आएंगे। ब्लड ऑफ humans are grouped into AB and O system based on the presence or absence of two surface antigen which is AB on the RBC। तो देखो यहाँ पे जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ठीक है, जिसमें आपको ब्लड ग्रुप A, B, AB और O देखने को मिलता है, तो किस पे प्रेजेंट है कि ये जो आरबीसी है उसके सरफेस पे A एंटीजन एंड B एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं है। ओके, अनदर ब्लड ग्रुपिंग इज ऑल्सो डन based on the presence or absence of another antigen called rhesus factor Rh on the surface of RBCs। तो अनदर ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम क्या है कि आपको जो है यहाँ पे जो आरबीसी है उसके सरफेस पे आपका ये जो आरएच फैक्टर है वो आपको देखने को मिल रहा है कि नहीं। अगर आरएच फैक्टर प्रेजेंट है इसके सरफेस पे तो वो क्या होगा, आरएच पॉजिटिव। तो जैसे ए है तो ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर ये आरएच फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, तो आपका ये जो ब्लड है वो ए निगेटिव बी निगेटिव इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है। ओके, नाउ the space between cells in the tissue contain a fluid derived from blood called tissue fluid। अब यहाँ पे जो बहुत सारे टिश्यूज होती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, टिश्यूज है। अब यहाँ पे जो ब्लड है वो इस तरह से फ्लो होता रहता है और ब्लड में कैपिलरी में जो है आपका बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। तो यहाँ पे कुछ जो लिक्विड है वो डिफ्यूज होकर के किस में आ जाती है, टिश्यू के पास आ जाती है, जिसको क्या बोला जाता है, टिश्यू फ्लूइड। और ये जब जो है लिम्फ वेसल में एंटर करती है तो इसी को क्या बोला जाता है, लिम्फ बोला जाता है। ओके, दिस फ्लूइड कॉल्ड लिम्फ इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू ब्लड एक्सेप्ट फॉर द प्रोटीन कंटेन एंड फॉर्म एलिमेंट्स। तो यहाँ पे ये जो लिम्फ होता है वो किससे सिमिलर होता है, ब्लड से सिमिलर होता है, एक्सेप्ट। ठीक है, तो लिम्फ में क्या नहीं होगा, लिम्फ में आपका जो है प्रोटीन नहीं होगा और जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है डब्ल्यूबीसी आरबीसी एंड प्लेटलेट्स होंगे वो एब्सेंट होंगे। ठीक है, अदरवाइज लिम्फ एंड ब्लड क्या है, सेम चीज है। नाउ all vertebrates and a few invertebrates have closed circulatory system। तो इसके बारे में हमने देखा कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनमें तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आपको देखने को ही मिलेगा। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है कि जो भी आपका ये जो बॉडी फ्लूइड है वो एक क्लोज नेटवर्क में पाइप में क्या होगा, पूरे बॉडी में फ्लो होगा। ठीक है, दैट इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और फिर इनवर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें तो जैसे जो है एनिलिड्स में जो है आपका क्या हो गया, अर्थवर्म हो गया, ऑर्थ्रोपोड्स में ऑर्थ्रोपोड्स हो गए, ठीक है, मोलस्का हो गए, तो इन सब में आपको जो है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। आर सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन, हार्ट, अ नेटवर्क ऑफ वेसल्स एंड फ्लूइड ब्लड।
ठीक है, तो हमारा ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें आपको मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन जो कि हार्ट है, ठीक है, नेटवर्क ऑफ वेसल्स एंड फ्लूइड यानी कि ब्लड देखने को मिलेगा। हार्ट हैज टू एट्रिया एंड टू वेंट्रिकल्स, ओके। कार्डियक मस्कुलेचर इज ऑटो एक्साइटेबल, तो ये जो कार्डियक मसल है, हार्ट का जो मसल है वो सारे के सारे क्या है, ऑटो एक्साइटेबल, मतलब कि ये क्या है, मायोजेनिक। क्या है, मायोजेनिक, ओके। साइनोएट्रियल नोड जिसको हम एसएएन नोड भी कहते हैं, generates the maximum number of action potential per minute, which is 70 to 75 per minute, and therefore it sets the pace of the activities of the heart, hence it's called the pacemaker। तो देखो यहाँ पे ये जो ऐसे नोड है जो राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। मैक्सिमम नंबर कितना है, 70 टू 75 पर मिनट, ये क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, ओके। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, पेस मेकर ऑफ हार्ट बोला जाता है। नाउ द एक्शन पोटेंशियल कॉजेज द एट्रिया एंड द वेंट्रिकल्स टू अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन व्हिच इज सिस्टोल फॉलोड बाय देयर रिलैक्सेशन डायस्टोल, ठीक है। तो ये जो एक्शन पोटेंशियल ऐसे नोड से जो जनरेट होकर के पूरे हार्ट में जो है कंडक्ट किया जाता है, वो क्या करता है, यहाँ पे एट्रिया एंड वेंट्रिकल को पहले तो वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब सिस्टोलिक कंडीशन में लेकर के आते हैं, फिर उसके बाद उसको क्या करता है, रिलैक्स करता है, विच इज डायस्टोल, ओके। दिस सिस्टोल फोर्सेस द ब्लड टू मूव फ्रॉम द एट्रिया टू द वेंट्रिकल एंड द पल्मोनरी आर्टरी एंड द आयोटा। तो ये जो मूवमेंट ऑफ ब्लड फ्लो है, इसको हमने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है कि कहाँ ब्लड जो है कहाँ से कहाँ मूव करता है, ओके। The cardiac cycle is formed by the sequential events in the heart which is cyclically repeated. It's called the cardiac cycle. तो ये जो कार्डियक साइकिल है, जो सिस्टोल एंड डायस्टोल की जो पूरी कहानी है, वो एक सीक्वेंशियल इवेंट है, ठीक है, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस होता है और बार बार रिपीट होता है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल कहते हैं। A healthy person shows 70 to such cycles per minute, ठीक है। तो जो हेल्दी पर्सन होता है वो एक मिनट में कितने बार 72 साइकिल्स क्या करता है, यहाँ पे शो करता है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो हेल्दी पर्सन है उसका जो हार्ट है वो 72 टाइम्स एक मिनट में 72 बार क्या करता है, धड़कता है। About 70 ml of blood is pumped out by each ventricle during a cardiac cycle and it is called the stroke or beat volume। तो हार्ट जो है, एक बार जब हार्ट धड़कता है तो वेंट्रिकल जो है एक बार में कितना 70 ml ऑफ ब्लड क्या करते हैं, पंप आउट, ठीक है, पंप करते हैं, ओके। तो इसी को स्ट्रोक वॉल्यूम या फिर बीट वॉल्यूम बोला जा रहा है। Volume of blood pumped by the each ventricle of heart per minute is called the cardiac output and is equal to the प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट विच इज अप्रोक्स 5 लीटर। तो यहाँ पे जो है अब कार्डियक आउटपुट के बारे में बोला गया है। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। तो हार्ट रेट आपका जो है 72 ले लीजिए आप, और स्ट्रोक वॉल्यूम आपका जो है 70 ml। तो इस तरह से जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो वो अप्रोक्सीमेटली आपका 5 लीटर जो है देगा, ठीक है। कि एक मिनट में जो हार्ट है आपका जो है 5 लीटर ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। नाउ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट कैन बी रिकॉर्डेड from the body surface by using electrocardiograph and the recording is called electrocardiogram which is of clinical importance। तो देखो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। तो उस मशीन को क्या बोला जाता है, बाय यूजिंग मशीन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और जो भी रिकॉर्डिंग मशीन में आपको जो ग्राफ, एक्चुअल में जो ग्राफ देखने को मिलते हैं उसको, उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसको और क्या बोला जाता है, ईसीजी, ओके। नाउ वी हैव कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। तो हमारे में क्या होता है, जो ह्यूमंस होते हैं उनमें जो है आपको कंप्लीट डबल डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। दैट इज टू सर्कुलेटरी पाथवे नेमली पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक आर प्रेजेंट, ठीक है। तो the pulmonary circulation starts by the pumping of deoxygenated blood by the right ventricle which is carried to the lungs where it is oxygenated and returned to the left एट्रियम। तो ये क्या है, आपका हार्ट है, हार्ट में आपका 4 चैम्बर है, ठीक है। एट्रिया विच इज राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, राइट आपका जो है नॉट राइट, लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो इस तरह से 4 चैम्बर आपका प्रेजेंट है। तो आपका ये जो क्या है, पल्मोनरी पल्मोनरी जो सर्कुलेशन है, तो वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका,
राइट वेंट्रिकल से आपका जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप किया जाता है किसमें, पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। वहां से जो है आपका जो ब्लड है वो लंग्स में जाता है और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड होकर के किसमें एंटर करता है, पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में क्या करता है, एंटर करता है, ठीक है। तो ये जो साइकिल है यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या बोला जा रहा है, आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। नाउ the systemic circulation starts with the pumping of oxygenated blood by the left ventricle to the aorta, which is carried to all body tissues, and the deoxygenated blood from there is collected by the veins and returned to the right atrium. अब यहाँ पे जो है सिस्टेमिक, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, सिस्टेमिक ब्लड सर्कुलेशन की अगर हम बात करें तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग से लेफ्ट एट्रियम में आया है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये आयोटा में जाएगा, ठीक है। आयोटा से ये पूरे बॉडी में क्या होता है, सर्कुलेट हो, क्या होता है, पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और बॉडी टिश्यूज के पास जाकर के ये जो ब्लड है वो फिर से ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेटेड होता है। फिर उसके बाद बहुत सारे वेन्स जो है कलेक्ट करके इस ब्लड को फिर से राइट एट्रियम में क्या कर देते हैं, भेज देते हैं। तो इसीलिए लिखा है deoxygenated blood from there is collected by the veins and returned to the right atrium, फिर ये राइट एट्रियम से फिर से राइट वेंट्रिकल एंड देन लंग, सो ऑन, ठीक है। तो ये दो तरह का सर्कुलेशन हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ओके। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। नाउ though the heart is auto excitable, its function can be moderated by neural and hormonal mechanism। तो हार्ट जो है ऑटो एक्साइटेबल तो है, ओके, देयर इज नो डाउट। हार्ट को जो है एक्साइट होने के लिए, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए एक्सटर्नल स्टिमुलाई की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इसका जो फंक्शन है वो मॉडरेट किसके द्वारा किया जाता है, कंट्रोल किसके द्वारा कर सकते हैं, न्यूरल एंड हार्मोनल मैकेनिज्म के थ्रू। यहाँ तक बात समझ में आई, ओके। तो ये हो गया आपका जो है चैप्टर कंप्लीट, और दैट इज दी समरी विच वी हैव कंप्लीटेड। अब यहाँ पे आपको जो है ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जितने भी एमसीक्यूज है वो आपको लगाने, ओके गाइस। सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। स्टे ट्यून ऑन गेट साइंस अल्लाह यूट्यूब चैनल, ओके।